आज का यह दिन देशभक्ति से ओतप्रोत होने का दिन ये साबित होना चाहिए। आपके दिल में, आपके मन में कितना उत्साह, उल्लास, उमंग, कितना जोश, ये पता लगना चाहिए। भारत माता की। जरा हाथ खड़े करेंगे तो मुझे पता लगेगा कौन बोला कौन नहीं बोला। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सबके आदरणीय पंचनद स्मारक ट्रस्ट के हमारे सर्वे सर्वा प्रोधा, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी कहे, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, पूजनीय स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज सिरसा, पूजनीय श्री स्वामी अरुणदास जी महाराज, पूजनीय श्री स्वामी विज्ञान प्रेमानंद जी महाराज, पूजनीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज, अन्य सभी संतगण, मंच पर विराजमान हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारे लोकसभा के सदस्य, हमारे सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, पंचनद स्मारक के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, स्मारक ट्रस्ट के प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक श्री सुभाष सुधा जी, स्थानीय विधायक हमारे श्री दूड़ाराम जी, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, श्री मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री, श्री कर्णदेव कंबोज जी पूर्व मंत्री, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी, विधायक श्री विनोद भयाणा जी, विधायक श्री कृष्ण मिड्ढा जी, विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, मेयर हिसार हमारे गौतम सरदाना जी, उपस्थित सभी पंचनद स्मारक ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान या सभा सामने बैठे हुए सभी हमारे समाज के सामाजिक नेता, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज का ये दिन बहुत ही एक विशेष दिन, इसकी को मैं संज्ञा दूंगा। जैसा स्वामी जी ने कहा, 14 अगस्त देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किला के प्राचीर से इस विषय की याद सारे देश को, दुनिया को कराई थी। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही, आजादी हमको मिली है, गुलामी को दूर करके आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में, हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिसके कारण से आजादी की आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वही एक सत्य, ये दूसरा भी एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई, जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया,
और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया, 2 अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। और इस पीड़ा को याद करना बहुत जरूरी है। कई कारण है याद करने के। एक विषय तो बड़ा यह है कि वो विभाजन भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प तो इस कहानी को याद करके हम ये ले सकते हैं कि अब इस देश की आजादी को कोई और खंडित न करे। दोबारा से भविष्य में कभी 1 इंच भूमि भी हमारे देश की अलग न हो जाए, ये संकल्प आज के दिन हमको लेना है। ये संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, ये कहानी उन लाखों शहादतों के खून के साथ लिखी गई है। जब विभाजन हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग जो वहां से उस अपने घर को छोड़ करके भारत माता की गोद में आने के लिए तैयार हुए और चले। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत लोगों ने वहां रास्ते में संघर्ष किया, अपनी शहादतें दी। उनके खून से लिखी हुई ये कहानी है। बहुत से लोगों ने उस मंजर को देखा, देखते देखते वहां से चल करके भारत माता की गोद में आने का उनका अवसर मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रोए। उनके आंसुओं से लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी को देखने वालों का, उनके मन में कितना उबाल था, वो उन्हीं युवाओं को पता होगा, या आज हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी होंगी। क्योंकि घटना को आज 78 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए हैं। 76 साल की घटना में अगर कोई 10-12 साल का बालक रहा होगा, उसने तो अपनी आंखों से देखी होंगी, लेकिन इससे कम आयु के बच्चे को शायद ही पता होगा। अर्थात जिसकी आयु आज 88 साल, 85 साल, 86 साल हो गई है, उस बुजुर्ग को तो आज कुछ आंखों देखा हाल पता होगा। बाकी हमारी सारी पीढ़ी को तो केवल जो कहानियां सुनी होंगी हमने दादी नानी की, उसी में से आभास हुआ होगा कि क्या वो पीड़ादायक, क्या वो दृश्य था कत्लेआम का। गाड़ियां चली मुसाफिरों की और रास्ते में गर्दनें उतार दी गई धड़ से। बहु बेटियों की इज्जत लुटने का डर हो गया तो माता पिता ने अपनी जवान बेटियों की गर्दन अपने हाथ से उतार दी इज्जत बचाने के लिए। अब ये संख्या कितनी थी, बड़ा विवाद बना हुआ है। कोई इसको 3 लाख कहता, कोई 5 लाख कहता, कोई 10 लाख कहता, कोई 15 लाख कहता है। इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद हम जो लोग आज यहां बैठे हैं, उसी बदौलत, उसी कीमत को चुका करके यहां बैठे हैं। आज हमारा फर्ज है ऐसे शहीदों की शहादत को, उनका स्मारक बना करके हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और मैं आभारी हूं स्वामी धर्मदेव जी का, मैं आभारी हूं सुभाष सुधा जी का, मैं आभारी हूं पंचनद स्मारक ट्रस्ट का, जिन्होंने सबने मिल करके इस आवाज को पिछले 15 वर्ष से अपने दिमाग में, दिल में बैठाया हुआ है, इस विचार को, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है। अब ये संकल्प मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, बीच में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात लाल किला से 15 अगस्त 2021 को बोली थी, उसको मैं दोहरा रहा हूं। उसको पूरा करने के लिए भी आवश्यक है
विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता, वैसी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दरबदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे शहीदों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को याद किया जाए और उनकी यादगार में स्मारक बनाए जाएं जगह जगह। इस प्रकार के विचार उन्होंने दिए। हम इस विचार को पूरा करने के लिए भाइयों बहनों, ये जो ऐतिहासिक घटना, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, कोई सामान्य दुर्घटना भी नहीं थी। सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, 2-4 लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार के लोग कुछ साल याद रखते हैं, लेकिन उस पीड़ा को कुछ ना समय बाद भूलना पड़ता है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ऐतिहासिक घटना, इतिहास भरा पड़ा हमारी घटनाओं का। आज आखिर महाभारत क्या था? महाभारत भी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिस घटना में लाखों जानें गई थी और उस घटना के नायक जिन्होंने युद्ध करवाया था, मृत्यु तो उसमें भी बहुत हुई थी। उस नायक को हमने भगवान का दर्जा दिया। क्यों? एक संदेश के लिए। वो संदेश ये था, न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय की विजय होनी चाहिए, सच्चाई की विजय होनी चाहिए, अन्याय परास्त होना चाहिए, झूठ की हार होनी चाहिए। ये एक सिद्धांत कायम करने के लिए महाभारत में लाखों लोग युद्ध में मारे गए थे। महाभारत के युद्ध को आज भी हम याद करते हैं। रामलीलाएं, रावण और राम के युद्ध को कितने हजारों साल पुरानी घटनाएं हैं, आज भी हम याद करते हैं। तो ये सारी घटनाएं संदेश देने के लिए होती है मित्रों, भाइयों बहनों। तो इस संदेश को देने के लिए हम लोग हमेशा उस पीड़ा को याद करते हुए और इसका हर वर्ष एक कार्यक्रम ये करेंगे। मेरे मन में एक पीड़ा इसलिए भी है जो हमारे स्वामी जी ने बताई। मेरा परिवार भी उन्हीं सब परिवारों में था जो वहां से चल करके आए। अगस्त के महीने में क्या क्या मंजर रास्ते में देखा, और केवल शरीर पर 3 कपड़े, बाकी कुछ नहीं, और आकर के अपने जीवन बसर के लिए रोहतक जिले का निनाड़ा गांव है, वहां आकर के बसे। सबसे पहले वहां पर मजदूरी की। वो बताते थे एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी, वहां मजदूरी करके उसकी दीवार की चिनाई के लिए जीवन प्रारंभ किया। 1 महीने की मजदूरी के बाद कुछ पैसा इकट्ठा करके हमारे दादाजी पिताजी ने, और पास में कस्बा है महम, वहां से जाकर के कुछ प्याज खरीद के लाए और गांव में एक छोटी सी दुकान, पहले फेरी लगाई, फिर दुकान बनाई। उस दुकान पर प्याज, आलू, सब्जी, बाद में किराना, कपड़ा सब कुछ रख करके, मैं छोटा था जब मेरी आयु 6 साल की मात्र थी 1960 में, उस समय मैंने वो दुकान देखी, हमारे दादाजी जो करते थे। अब उसके बाद के आगे संघर्ष परिवार ने किया, बहुत आगे बढ़े, पढ़ाई हो गई, भाई अपने अपनी जगह चले गए, हमारे चाचा जी अपने अपने परिवारों को पालने के बाद ठीक ठाक स्थान पर पहुंचे। आपके सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे व्यक्ति को आज हरियाणा में ये स्थान मिला। कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का स्थान इस समाज में से निकला हुआ कोई आदमी जाकर के देश के, समाज यानी प्रदेश के लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। हमको मिला है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात जो स्वामी जी इंगित कर रहे थे, प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख की आबादी है, 70 लाख परिवार हैं। देश के शासनकर्ता का एक धर्म होता है, वो धर्म है अपने पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार माने, अपने पूरे प्रदेश को परिवार माने। बहुत लोग, कभी कभी ना समझ लोग, जिनको मैं कह सकता हूं, कभी कटाक्ष कर देते हैं मेरे ऊपर, इसको क्या पता है, इसका कौन सा परिवार है, ऐसा वो कहते हैं।
और मैं कहता हूं हरियाणा का 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनका दुख सुख ये मेरा सुख दुख है, मुझे ये करना है। और मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ आजकल, मेरे पास सब लोगों का हिसाब किताब, हर परिवार का, हर समाज का, हर व्यक्ति का हिसाब आज सरकार के माध्यम से हमें इकट्ठा किया, फैमिली आईडी बनाई है। मुझे हर व्यक्ति का जन्मदिन किस दिन होता मुझे पता है, और मैंने अपनी ओर से जन्मदिन की बधाई भेजना शुरू की है सबको। आपके जन्मदिन में पिछले 4 महीने के अंदर कुछ लोगों को बधाई संदेश मिले हो तो जरा एक बार हाथ खड़े करके बता दो। इतने सारे लोग हैं, इनको सबको संदेश मिले, और 2 करोड़ 80 लाख सब लोगों को संदेश देना मेरा काम है। आखिर मेरे परिवार के लोग हैं, इसीलिए मुझे उनको संदेश देने में आपत्ति क्या है। अब ये अलग बात है, राजनीतिक तौर पर उसमें कई प्रकार के पक्ष विपक्ष, आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं ये सब चलते रहते हैं। वो बहुत छोटी सोच के लोग इस प्रकार का बोलते हैं, बोले, हमें आपत्ति नहीं है, हमें कोई कुछ भी कहे, लेकिन अपना लक्ष्य सामने है, इस प्रदेश की सेवा करना, लोगों को, खास करके गरीब लोगों को चिंता करना, उनको आगे बढ़ाना, जिसके घर में खाना नहीं बनता है उसके घर में अनाज पहुंचाना, जिसके परिवार का सदस्य मानो कहीं इलाज की जरूरत है तो अस्पताल का खर्चा सरकार देगी, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनेगा, बुजुर्ग कोई होगा उसको पेंशन, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन वो हम देंगे और दे रहे हैं। हर महीने ऐसे 60 साल के बुजुर्गों के खाते में 2750 रुपया नीले नीले नोट के वहां जमा हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना ये हमारा काम है, विकास का काम करना ये हमारा काम है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि कुछ अपने समाज के लोग कह रहे हैं कि समाज का तो है, समाज के लिए क्या किया। मेरा कहना, समाज के लिए जितने उसके गर्व और गौरव के अनुभव की बातें हैं सब में शामिल होंगे, लेकिन पूरा समाज एक है, भेदभाव न किया जाए, ये भी विचार आप लोगों के दिया गया मेरे मन में है कि भेदभाव से अब काम नहीं चलते हैं। हम अपने आप को पंजाबी संस्कृति के पोषक मानते हैं, उस संस्कृति को हमको पोषक करना, उसको स्थायी रूप से उसके लिए काम करना, उस संस्कृति में जो अच्छे पहलू उनको आगे बढ़ाना चाहिए, सब बढ़ाएंगे, मैं उसमें सहयोगी बनूंगा। लेकिन मित्रों, हम जिस माटी में रहते हैं, जिस देश में, प्रदेश में, गांव में, शहर में, वार्ड में जहां रहते हैं, वहां जो सारा समाज है, उस समाज के साथ हमको मिल करके रहना है, हमारा भाईचारा बना के रहना है। यह भी इसी का एक संदेश है। मैंने अपने चुनाव में, पहला चुनाव हुआ था, उसमें घोषणा की थी हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि भैया केवल पंजाबी एक हो जाओ, बाकी नहीं। हम सब जहां पंजाबी संस्कृति के पोषक हैं, वहां प्रदेश के नाते हम हरियाणवी हैं, ये विचार मन में बैठा के हमको चलना पड़ेगा। आज ये जो वस्तु स्थिति है, इस वस्तु स्थिति में सारे समाज के साथ मिलकर चलें, और हां, जहां कहीं हमारे पास 2 गुण हैं, 4 बातें भगवान ने बहुत कृपा से हमें मिली हैं, उसके कारण से सारे समाज की अगुवाई करें। और इसमें समाज के बहुत लोग, हमारा ये जो पुरुषार्थी समाज है, इसको श्रेय देता है, इसको श्रेय देता है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो लोगों को बताया काम, आप लोगों ने सिखाया काम, उसके ऊपर आगे बढ़े, व्यापार में आगे बढ़े, उद्योग में आगे बढ़े, निवेशक बने। बहुत अच्छे समाज की हमारी स्थिति। भले ही 47 में घर परिवार छोड़ करके बिना सामान के यहाँ आए थे, लेकिन काम करने की जो प्रेरणा थी, स्वाभिमान था, उसके कारण से जो यह चर्चा उस समय चली थी कि इस समाज को बेचारा समाज है और वहां से सब छोड़ के आया है, दया भाव लोगों ने दिखाया और ये भी कहा कि ठीक है, इस समाज को आरक्षण दे दिया जाए। मैं समाज के उस समय के अग्रणी नेताओं का बहुत सम्मान से उनकी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि समाज के लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको आरक्षण नहीं लेना है। ये अपने ही समाज के लोगों ने कहा। अगर कहीं उस समाज उस आरक्षण के घेरे में पड़ जाते तो जो प्रगति समाज के लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर के मेहनत करके की है, शायद वो ना कर पाते, क्योंकि एक स्वार्थ जाग जाता है वहां। हमको स्वार्थ की बजाय परमार्थ की भावना से
हमको अपनी मेहनत से, परिश्रम से, अपनी विद्या से, अपने संस्कारों से, अपने हुनर के विकास से आगे बढ़ना है। उसके लिए सब लोग लगे हैं और आगे बढ़ते रहें, ऐसे मेरा मानना है। आज के दिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो देशभक्ति का वातावरण बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 14 अगस्त ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाए और 15 अगस्त की याद में स्वतंत्रता दिवस के नाते देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं, मेरा देश मेरी माटी, इस अभियान को चलाया जाए। सब मिलाकर के देशभक्ति, मेरा धर्म देशभक्ति है, मेरा कर्म देशभक्ति है, मेरा मर्म देशभक्ति है। देशभक्ति है तो सब कुछ है, देश है तो सब है, देश नहीं है तो कुछ नहीं है। इस भावना से चलेंगे तो गारंटी से कह सकते हैं कि आगे इस देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जहां तक स्मारक की बात है, जहां तक शहीदी धाम कुरुक्षेत्र पीपली में बनाने की बात है, स्वामी जी ने मुझे एक नक्शा दिखाया है। हमने भी कहा कि इस नक्शे के हिसाब से 5 एकड़ पर अभी योजना बनी है, एक अच्छा भव्य स्मारक बनना चाहिए। उसमें एक तीर्थियों के रहने के लिए भी स्थान है, उसमें एक बड़ा स्मारक भी है, उसमें ध्यान प्रार्थना भी है, उसमें विद्यालय भी है, उसमें गौशाला भी है, उसमें अन्य प्रकार के सेवा के प्रकल्प भी बहुत होंगे। सारी कहानी भी विभाजन के समय की पूरी वहां प्रदर्शन की जाएगी। लाइट एंड साउंड शो वहां होंगे, देश और दुनिया के लोग वहां करके देखेंगे तो विभाजन की दास्तान उनको पता लगेगी। अभी जो इन्होंने मोटा मोटा मुझे बताया है कि लगभग 45 और 48 करोड़ रुपए के बीच का वो खर्च है। मैंने स्वामी जी को कहा, ये जितना समाज बैठा है उस समाज में आप सब भी शामिल हैं, हमारे सभी विधायक, मेयर सब शामिल हैं, मनोहर लाल भी उसमें शामिल है। किसी प्रकार की चिंता मत करना, समाज के द्वारा यह काम करवाने का काम मेरा दायित्व मैं करा करके दूंगा आपको। मैं इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे पहले हमने कहा कि सरकारों पर निर्भर होकर के चलने से एक आलस्य आता है, एक व्यक्ति के मन में थोड़ा कहीं ना कहीं स्वार्थ जाग जाता है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, मुझे याद है धर्मपाल महाशय जी, कोविड के अंदर अचानक एक दिन का फोन आया कि मनोहर लाल जी, मैं उनको मामा जी कहता था क्यों गुलाटी थे वो, मेरे मामे गुलाटी हैं। बहुत आनंद से वो कहते थे, भांजे चिंता मत करना, कोई जरूरत हो तो बताना। मैंने कहा नहीं सरकार, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी लगे हैं, खूब कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं सहायता के लिए एक छोटा सा अंश भेज रहा हूं, ले लेना। अगले दिन मुझे पता लगा कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए सरकार को भेज दिया। मैंने कहा सामाजिक कामों के लिए, कहने लगे मेरा जिंदगी है कि नहीं है, मैं अपने परिवार में बाकी लोग कह के जा रहा हूं, सामाजिक कामों में जब भी कभी कोई आवश्यकता जितनी पड़े उतनी मैं देने के लिए तैयार हूं। एक धर्मपाल महाशय नहीं है, ऐसे धर्मपाल महाशय अपने समाज के अंदर बहुत है स्वामी जी। एक इशारा करने की जरूरत है। आज तो 48 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा एक जीरो भी लगा देंगे तब भी हम पूरा करके देंगे। आज मैं सुधा जी से बात कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा स्वामी जी ऐसा कहा है इन्होंने, तुरंत उन्होंने कहा कि मेरे पास इन्होंने सूची भेजी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों की, सभी मंच पर बैठे हैं और भी आगे कोई, एक और 11 लोगों की सूची है। अब इन सब 11 लोगों ने कहा कि इस स्मारक में जो बनेगा शहीदी धाम पंचनाथ स्मारक पिपली में, उसके लिए जो खर्च बताया गया है, सभी 11 लोग 51 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, कहीं से भी देंगे। और ये सरकारी पैसा नहीं होगा, ना इनका अपना व्यक्तिगत होगा, समाज को जोड़ के चलना है। सुभाष सुधा जी हैं उसमें, घनश्याम अरोड़ा जी हैं, विनोद भयाना जी हैं, इन्होंने तो लिस्ट दी है, एक एक सज्जन खड़े होकर के बताए। सुभाष सुधा जी बोलो कितने लाख? 51 लाख। घनश्याम अरोड़ा जी नहीं, बोलो मुंह से, 51 लाख। विनोद भयाना जी 51 लाख। प्रमोद विज जी है नहीं, आपने अपने आप लिखा होगा। बनीश ग्रोवर जी 51 लाख। गौतम सरदाना जी 51 लाख। सीमा त्रिखा जी, इन सभी के साथ हर एक में श्रेय डालते हुए बाकी 51 लाख, सब में 1-1 लाख आप डालेंगे और 51 अपना अलग देंगे। क्या बात है, वो कहते इनका भी सहयोग कर दूंगे 1-1 लाख में। संजय भाटिया जी है नहीं लगता,
आपने अपनी मर्जी, अपने विश्वास पूर्वक लिखा है। फिर हमारे लक्ष्मण नापा जी जो विधायक हैं, क्यों आप भी योगदान करेंगे? अपने आप तो नहीं लिख लिया इन्होंने, आपने कहा है, चलिए ठीक है। अब इसमें हाँ मिश्रा जी भी हैं, कृष्ण मिश्रा जी वो चले गए हैं इसलिए मैंने बोला नहीं है, वो अगले एक कार्यक्रम था उनका 4 बजे छुट्टी लेके गए हैं। और पहले चरण के इस सारे कलेक्शन में समाज के बाकी लोगों से भी लेंगे, लेकिन मेरे अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार से इसमें देना बहुत, जो सहायता, जो सहयोग, जो डिपार्टमेंट्स के छोटे मोटे कामों का होगा वो तो सब कराएंगे, लेकिन सरकार का जो धन है वो एक ट्रस्ट का धन है। और ये पंचनद स्मारक ये भी एक ट्रस्ट है। और आपकी जानकारी के लिए ये पंचनद स्मारक ट्रस्ट, इसमें मैं भी सदस्य हूं। और ट्रस्ट का एक नियम होता है, कोई ट्रस्टी एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफर नहीं करा सकता है। अगर कानून के जानकर बैठे तो बता दे, वरना मुझे इस ट्रस्टी यहाँ की तस्वीर छोड़नी पड़ेगी, तब मैं सरकार से दे सकता हूं। वो अलग बात है, सरकार से सहयोग कराएंगे, लेकिन मैं अपने प्रयत्नों से, जैसा 51 लाख 11 लोगों के हुए हैं, ये 5.5 करोड़ रुपया है, 5.5 करोड़ रुपया मैं अपने संपर्क से और इसमें अपना योगदान कराऊंगा। कुल मिला के 11 करोड़ रुपया आज इस सभा में आपसे हम करते हैं, वादा करते हैं। इसके आगे बढ़ने के लिए स्वामी जी आप बैठे हैं, आपके तो इतने लोग हैं, एक थोड़ा सा संकेत करेंगे तो फट हो जाएगा। मैं फिर आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि ये काम पैसे के बिना नहीं रुकने देंगे। समाज में बहुत लोग हैं जिसको भी इशारा करते हैं वो ऐसे सामाजिक कामों के लिए आगे आ जाते हैं। अगर कहीं इस प्रकार के ट्रस्ट के लिए CSR के पैसे का अनुमति होगी तो हमारे पास CSR पैसा खर्च करने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं हमारा पैसा कहीं खर्च करवा दो। उनकी मजबूरी है पैसा खर्च करना, अगर उसके अंदर होगा तो बहुत आसान होगा, अन्यथा और भी कराएंगे। और जहां तक स्थानीय जो हमारा पंचनद सेवा ट्रस्ट है, इन्होंने अपना अच्छा काम किया है। 21 लाख रुपया पहले भी इनके पास भिजवाया था और 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से इनके लिए घोषणा करता हूं। और मुझे तो पहले बताया नहीं था, मंच से ही स्वामी जी ने आह्वान किया है। तो जो शिवधाम योजना हमारी है, उस शिवधाम योजना में से यहाँ का जो क्या नाम रखा है शमशान का, शिवधाम या कुछ और है, शिवपुरी, तो यहाँ के शिवपुरी से हमारी शिवधाम योजना में से 21 लाख रुपया उसके लिए भी मैं मंजूर करता हूं। तो इस प्रकार से कभी भी हमारे दूड़ाराम जी ने कुछ विधानसभा के नाते अपनी बातें स्वाभाविक है क्योंकि उनको मौका मिला रखना ही थी, अलग से उनसे सारे कुछ करके, क्योंकि इस मंच से, ये मंच उस घोषणा का नहीं है, अलग से जो यहाँ खास करके बाढ़ प्रभावित इलाके में कुछ लोगों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हमने 28 तारीख तक जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसमें भरने के लिए कहा है। 28 तक है, 18 तक है, 28 तक है, 28 है, 18 है या 28 है, जो दी है डेट है उसकी है, उस समय तक सब अपनी एंट्री उसमें करें। उसके तुरंत बाद जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका नुकसान की भरपाई की जाएगी। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय, अभी जाना नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओजस्वी वाणी को आपने सुना, इतनी देर बैठकर सराहा, अभी आपको जाना नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान है, उसका यहाँ फतेहाबाद में श्री गणेश करेंगे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके पश्चात राष्ट्रगान होगा और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबके साथ भोजन करेंगे। अभी पंडाल को छोड़ के कोई भी नहीं जाए, मेरा आग्रह है। हमारे बीच डॉक्टर शालिनी जो 5000 मंचों का संचालन कर चुकी हैं 6 स्टेट्स में और प्रोफेसर हैं, उन्होंने किताब लिखी है दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रासंगिकता, उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आज इस कार्यक्रम के ऊपर हो रहा है। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से आप सब उसका स्वागत करें। और इस पुस्तक की 6 पुस्तकें पहले डॉक्टर शालिनी लिख चुकी हैं और ये उनकी जो अगली पुस्तक है इसका विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। आप सबको इस दीनदयाल जी की जो प्रासंगिकता है